चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? गिब्स फ्री एनर्जी की, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। और अभी स्टार्टिंग में भी पहले ही लेक्चर से हम बात कर रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। डन। अब उसके थोड़ा ही बहुत डिस्कशन है, वो हम करते हैं। चलो, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज पास। फिर से पढ़ रहा हूं, क्या? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये कहां से आया भाई? कहां से आया मतलब क्या? हमारा क्या था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मतलब यहाँ पे ZnSO4 में CuSO4 में Zn में से Zn+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए Cu+2 ने, और वो बन गया Cu, और यहाँ से ZnSO4 यहाँ चला गया, और ये हमारा चलने लगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी। ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होने लगी, मतलब कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ मतलब क्या? कि यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है। बल्ब पहले नहीं जल रहा था और अभी बल्ब जल रहा है। फैन पहले नहीं चल रहा था और अब सपोज ये एनर्जी से तुम फैन भी चला रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो। फैन चल रहा है मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल वर्क किया कैसे तुमने? मतलब ये तो तुम्हें प्रोडक्ट के तौर पे मिल गया कि हमने इलेक्ट्रिकल वर्क किया नहीं है, केमिकल रिएक्शन हुई और उससे हमें इलेक्ट्रिकल वर्क मिला। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क मिला है उसकी वैल्यू, वो मिला है वो तो पता चल गया। तो मतलब डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होती थी? नेगेटिव। डन। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, वो तो पता चल गया। दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। और वो भी कौन सा वर्क डन? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ओके, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू आई क्या? नेगेटिव। अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। लेकिन ये कौन सा वर्क डन? इलेक्ट्रिकल वर्क मिल रहा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही बोलेंगे, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना आउटपुट में। तो वो कौन सा है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब यहां पर बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो हमें मिला उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बोल दिया नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव तो सिर्फ साइन है और वो तो इंडिकेट कर रहा है कि स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अदरवाइज नेगेटिव रखने का कोई मीनिंग नहीं है। नेगेटिव साइन किसके लिए है? कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा वर्क डन मिला, तो कब वर्क डन ज्यादा मिलेगा और कब वर्क डन कम मिलेगा वो मुझे पता करना है। ये थियरी किसके बारे में है? समझ में आया? मुझे क्या पता करना है कि ये जो वर्क डन मिल रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी कब ज्यादा मिलेगी, ये एनर्जी कब कम मिलेगी, वो मुझे पता करना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ज्यादा ही चाहिए ना हमेशा। अंडरस्टूड? तो ये हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो हमें मिलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो वही बता रहे हैं, डन इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना वर्क मिलेगा। तो कितना मिलेगा? इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब हमारा ई सेल, ओके, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज पास। क्या? मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज पास, टोटल चार्ज, ओके, टोटल चार्ज पास, कितना चार्ज पास हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डन। फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हमें आउटपुट में मिला, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मतलब क्या? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो इसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। ये जो इलेक्ट्रिक और इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देयरफॉर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क हमें मिल रहा है, ये वर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो ये वर्क डिपेंडेंट है हमारे एक तो पोटेंशियल के ऊपर कि भाई तुमने जिंक लिया है, Cu लिया है, Ni लिया है, Ag लिया है, क्या लिया है भाई? बहुत सारे एलिमेंट है। कौन सा सॉल्यूशन लिया है, कौन से इलेक्ट्रोड लिए हैं? तो ई सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। और ई सेल के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तुम्हारा चार्ज कितना पास हो रहा है। हमने देखा ही है ना, अभी इक्वेशन में हमने देखा था क्या? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पे 2 इलेक्ट्रॉन पास हो तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, 2 की जगह 4 पास हो तो और ज्यादा, 6 पास हो तो और ज्यादा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। ई सेल का फॉर्मूला में ही आता है वो तो यहीं से मिल रहा है क्या हमें?
ये जो हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलेगा, मतलब जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी मिलेगी, वो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन मिला हमें, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी हमारा जो ई सेल है वो मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज पास इन 1 सेकेंड। तो वो चार्ज पास मतलब चार्ज किसके पास होगा? इलेक्ट्रॉन के पास होगा। इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए? तो वही तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है। इसीलिए हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस, वो तो शो कर रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एन एफ ई सेल, ई सेल जो होगा वो, और फैराडेज कांस्टेंट एफ एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके ऊपर से तुम्हें पता चल जाएगा कि टोटल कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है। सिंपल। Okay. So if you want to obtain maximum work from a galvanic cell, then charge has to be passed reversibly. Okay, maximum work अगर हमें लेना हो तो क्या बोल रहे हैं? From a galvanic cell, then charge has to be passed reversibly. The reversible work done by a galvanic cell is equals to the decrease in its Gibbs energy. मतलब ये तो उल्टी प्रोसेस हो गई कि हम चार्ज पास करवाए। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो फिर केमिकल एनर्जी मिलेगी, और ये तो तुमने दिया, ये तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, तुमने की तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सो देयरफॉर क्या बोल रहे हैं? डिक्रीजेस एंड इट गिव्स इज इक्वल्स टू द डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी में क्या होगा? डिक्रीज होगा, ऑब्वियस है। एंड देयरफॉर इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई एंड एनएफ इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज पास, डेल्टा जी और आर लिखा है, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब मैक्सिमम आउटपुट हम ले रहे हैं। सो रिवर्सिबल इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज इक्वल्स टू एनएफई सेल। डन। ओके, रिवर्सिबल वर्क किसके लिए है? हम थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो उसमें रिवर्सिबल वर्क अभी फिजिक्स में और पढ़ेंगे, फिजिक्स में। ओके, सो थर्म यूज मतलब हमारा रिवर्सिबल वर्क मतलब क्या? मैक्सिमम वर्क, मतलब उसमें हम लॉसेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में 100% रिवर्सिबल वर्क पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा समझो कि मैंने कोई भी इनपुट किया तो उसका एग्जैक्ट आउटपुट मिलने वाला नहीं है। जैसे कि हम कुछ कंबशन करेंगे कि भाई हम कुछ चाय बना रहे हैं, तो जितनी हीट हमने वो मिल्क को और चाय बनाने के लिए जितनी हीट दी, उतना ही वर्क मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, वैसा मिलेगा ही नहीं। क्यों? थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ। ओके, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, 100% हीट एनर्जी का वर्क एनर्जी में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ओके, लॉसेस आर ऑलवेज। क्यों भाई? लॉसेस तो होंगे ही। फ्रिक्शन ऑलवेज विल बी देयर, एयर ऑलवेज विल बी देयर। कई ऐसी जहां पे मूवमेंट हो रही है तो फ्रिक्शन होगा, एयर फ्रिक्शन होगा और सरफेस फ्रिक्शन होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनएविटेबल है। क्या है? इनएविटेबल मतलब जिसको नकारा नहीं जा सकता। इनएविटेबल, जो होगा ही होगा, उसको रोक सकते नहीं है। जैसे कि डेथ, नहीं बोलते डेथ इज इनएविटेबल, तुम कुछ भी कर लो आएगी ही, लाइक दैट। ओके, बोलना बहुत इजी है। चलो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, नहीं तो हम डर जाएंगे फिर। हाँ, तो इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर बट डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब हम क्या बात कर रहे हैं? देखो, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक में हमने देख ली थी। याद हो तो, और ना याद हो तो फिर से याद दिला देता हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटी याद रखने की टेक्निक बताई थी। इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव और डिपेंडेंट मतलब एक्सटेंसिव। इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव। तो इंडिपेंडेंट किससे? भाई मास से। जैसे कि यहाँ रूम का टेम्परेचर, तो रूम का टेम्परेचर मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर 10 लोग बैठे हो या 100 लोग बैठे हो या 1 लोग बैठा हो, एक बंदा बैठा हो, टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा। तुम बोलोगे सर नहीं, ज्यादा लोग है तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी। भाई मैं एसी वाले रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल। सपोज बाहर का टेम्परेचर, अभी रूम में कितने भी बैठे हो, बाहर का टेम्परेचर चेंज होने वाला है क्या? मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डेंसिटी, ओके, मास के ऊपर डेंसिटी है या नहीं?
डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम है। डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यही है ट्रिकी क्वेश्चन। वॉल्यूम और मास दोनों पर डिपेंडेंट नहीं, डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, तुम एक सिंपल क्वेश्चन में पूछ लूं कि तुम समंदर में से और तुम्हारे घर की टंकी में से एक पूरी बकेट पानी भर के ले आओ और एक ग्लास पानी भर के ले आओ, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? क्या लगेगा? दोनों की डेंसिटी 1000 ही होगी, सेम ही होगी। वाटर की डेंसिटी 1000 तो 1000। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अंदर आ गया है। अंदर समझ में आ रहा है? तुमने बकेट भर दी, वो पानी की डेंसिटी, और तुमने ग्लास भर दिया, वो पानी की डेंसिटी सेम ही होगी, 1000। तुम बोलोगे कि सर यहाँ मास ज्यादा है, सर यहाँ मास कम है। अरे लेकिन वॉल्यूम भी तो ज्यादा है और यहाँ वॉल्यूम भी तो कम है। समझ में आया? तो दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हम वैसा सोचेंगे कि डेंसिटी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नो, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सर मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मास सिर्फ मास है ना, वॉल्यूम आया तो आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है ना। हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव किसके बेस पे डिफाइन कर रहे हैं? सिर्फ मास के बेस पे। तो डेंसिटी की डेफिनेशन में तो वॉल्यूम भी है। समझ में आया? वो वॉल्यूम ही चेंज कर दे रहा है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, दैट इज द डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, दैट इज डेंसिटी। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो। सो हाँ, वापस आते हैं। क्या? एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। And extensive means dependent on mass, just like say total mass, energy कितनी है and all. Okay? तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमें कि पर्टिकुलरली ई सेल जो हमें मिल रहा है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव है ना, वहां पे मास कहाँ आया भाई? वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तुम कितना भी कुछ लो, कॉन्सेंट्रेशन और वो सब डिपेंडेंट है, मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, तो वो तो इंटेंसिव है। बट डेल्टा जी हमने थर्मोडायनेमिक में ही देख लिया था। क्या? डेल्टा जी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड द वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन। ओके, thus if we write the reaction, ये रिएक्शन हमने लिखी डेल्टा जी रिवर्सिबल, एन की जगह 2, ये रिएक्शन के लिए एन की जगह 2, एफ ई सेल। बट व्हेन वी राइट द रिएक्शन, अब देखो एक्चुअल रिएक्शन अगर हम लिखे तो क्या होगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 Zn 2 Cu2, तो सबका 2 2 2 2 2 2 आ गया, तो n चेंज हो गया। तो इसलिए यहाँ पे n चेंज करके दिखाया है कि 4 इलेक्ट्रॉन। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिटी हो गया तो ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल ही आ गया। फिर तो यूनिटी हो गया, देन ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल एंड वी हैव डेल्टा जी नॉट। अभी अगर तुमने क्या बोल दिया? स्टैंडर्ड सेल ले लिया है, स्टैंडर्ड वाला गैल्वेनिक, ओके, वो सेल ले लिया, तो ई सेल की जगह क्या आ जाएगा? ई जीरो सेल। तो भी डेल्टा जी की जगह भी क्या आ जाएगा? डेल्टा जी जीरो। तो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू एन एफ ई जीरो सेल, एंड thus from the measurement of E0 cell we can obtain an important thermodynamic quantity delta G naught. Standard Gibbs energy of the reaction. स्टैंडर्ड वैल्यू मिली है अब, ओके, क्योंकि ये भी अभी क्या हो गया? स्टैंडर्ड मिल गई है। सो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। फ्रॉम द लेटर वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द इक्वेशन। तो अगर आगे जाएंगे तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं क्या? डेल्टा जी, क्योंकि ई सेल की वैल्यू हमें इन लोग के टर्मिनोलॉजी में पता है। ई सेल की वैल्यू हमें लॉग के टर्मिनोलॉजी में पता है ना, अभी हमने डिराइव किया ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्न्स्ट इक्वेशन। तो वो अगर तुम वैल्यू पुट करते जाओगे तो तुम्हारा डेल्टा जी क्या आ जाएगा? माइनस आर टी एल एन के। ओके, तो एक छोटी सी दो अगर थियरी पूछी भी जाए तो 2 मार्क में, अदरवाइज न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। और न्यूमेरिकल में पूछा जाए तो फॉर्मूला याद होगा, उससे भी काम हो जाएगा। हमें याद क्या रखना है, हमने समझा क्या कि ये पहले ही मैंने बोला कि ये है क्यों। ओके, तो हमने बोला कि यार ये केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है।
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो हमने बोला पहली बात तो ये कि भाई गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एन एफ फेराडेज कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही है। एन की वैल्यू मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, ओके, चार्ज पास, तो वो और उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या, हमारा ई सेल, हमारा ई सेल की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ई सेल क्या है, वही ना, अगर हमने डिफरेंट सेटअप लिए तो डिफरेंट ई सेल मिलेंगे। सो ई सेल की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, तो हमने बोल दिया ई सेल। अब हम बोल रहे हैं कि ई सेल क्या है, इंटेंसिव है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव है। तो अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर करें और यूनिटी ले ले सब कुछ, तो ई सेल और ई जीरो सेल तो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो फिर मैंने क्या बोला, ई सेल की जगह क्या लिख दो, ई जीरो सेल। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन तुमने यूनिटी ली है तो, नहीं तो नहीं ले सकते। तो ई नॉट सेल, अब ये ई नॉट सेल, तो यहाँ जो तुम्हें डेल्टा जी मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, डेल्टा जी नॉट। और ये क्या है, स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी वो हमें मिल रही है, दैट्स इट। शॉर्ट में स्टैंडर्ड ई सेल हो तो यहाँ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, और सिंपली ई सेल हो तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। डन, ओके। आया, क्यों समझ में आया, क्योंकि हमें डिपेंडेंस ढूंढना है कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो एन के ऊपर, एफ के ऊपर और ई सेल की वैल्यू के ऊपर। उतना ही इसका इंपॉर्टेंट था, और ये सब जो लाया है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारा ई सेल, ई नॉट सेल कब होगा, जब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा तब, तो वो लिख दिया। तो फिर यहाँ पर ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ई सेल, और डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो उस वो भी बीच में बोला है, इंफॉर्मेशन के लिए तुम ले सकते हो। एंड देन हमारा डेल्टा जी नॉट मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला, बट ई सेल के फॉर्म में, ई सेल एंड डेल्टा जी नॉट के फॉर्म में। सिंपल है, ओके। उसके बेस पे, ये सबके बेस पे न्यूमेरिकल है, वो हम एक साथ ही देखेंगे, लेकिन ये सारा सेम, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। तो जितना हो सके हम कवर कर रहे हैं, और फिर न्यूमेरिकल तो करने ही वाले हैं। समझ में आया? और बीच में ये भी बता दिया है, जो हमने ऑलरेडी पहले वाली थियरी में डिस्कस कर लिया, कि वो एन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अगर 2 मोल ले लिए जिंक के, तो फिर एक ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो 2 जिंक तो दूसरे 2 मतलब 4 देंगे। अगर यहाँ पे मैंने 3 ले लिया तो 6 हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 4 ले लिया तो n इज इक्वल्स टू 8 हो जाएंगे। डन। तो यहाँ पे जो तुम्हारा वैल्यू है n का, वो चेंज होता जाएगा। f का वैल्यू तो भाई 9 6 4 8 7 फिक्स ही है, ओके। तो इतना छोटा सा हमारा थियरी था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। सिंपल था, पक्का, ओके।